Live voices there. Sabeen Dhamla is a journalist in Kathmandu. He joins us live now. Sabeen, पहले तो हमें बताएं आप कहाँ पर हैं इस समय और वहाँ पर क्या सिचुएशन है? थैंक यू सोनल। मैं अभी तो ऑफिस आ चुका हूँ। जहाँ प्रोटेस्ट था उसमें कुछ समय पहले था, क्योंकि अभी कर्फ्यू जारी हो गई है तो वहाँ रहना ठीक नहीं है अभी, क्योंकि आर्मी का तैनाती बढ़ गई है। तो लेकिन मेरा ऑफिस यहाँ से नज़दीकी है, अगर छत में जाऊँ तो वो दिखाई देता है। अभी हालात ऐसा है कि जो डेथ टोल है वो बढ़ रही है। 16 लोगों की जान चली गई है और 100 से ज्यादा घायल है। और धीरे धीरे करके वो घायल की संख्या भी बढ़ रही है, वो बढ़ेगी भी, क्योंकि अब ये काठमांडू और ये राजधानी में सीमित नहीं है। जैसे बुचवल, भैरवा, विराटनगर, इचरी, जो छोटे बड़े शहर है, पोखरा है, ये सब में ये धीरे धीरे करके सुलग रही है ये आग। तो वहां भी प्रहरी का दमन या मुठभेड़ में बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अभी भी एक मेरा पत्रकार दोस्त ने बताया बीरगंज में भी गोली चली है, एक युवती या लड़की घायल हो गई है, लेकिन उसका ऑफिशियली रिपोर्ट होना बाकी है। तो संक्षेप में कहूं तो ये अभी तक काबू से बाहर है, चाहे काठमांडू हो या काठमांडू से बाहर नेपाल के छोटे बड़े शहर जहां भी ये जेएनजी का मूवमेंट आज चला है। तो अभी एक काठमांडू में 2-3 आकस्मिक बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास, जिसको बालवाटार बोलते हैं, वहाँ सुरक्षा समिति का आकस्मिक बैठक है। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई गई है। तो अभी आप तो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है, सरकार इस पर जानना चाह रही है कि ये हुआ क्या। पर धामला जी, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, ब्रेकिंग न्यूज सोनल, उससे पहले मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देता हूँ। नेपाल के विपक्षी दल जो प्रचंड के नेतृत्व में है, उसने प्रधानमंत्री का राजीनामा का मांग किया है। ओके, सो पॉलिटिक्स इज क्लियरली बिल्डिंग अप। यस, अब ये बात सड़क तक नहीं है। जी, पंकज दास इज ऑल्सो विद अस लाइव फ्रॉम नेपाल। बट बिफोर आई गो टू पंकज, दामरा जी, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जब मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही है इस समय, कि जब सारे सोशल मीडिया ब्लॉक हैं तो इतने सारे लोग इतने सारे नंबर्स में एक ही जगह कैसे पहुंच रहे हैं? आपने प्रोटेस्ट बहुत साल तक कवर करे होंगे, मैंने भी बहुत कवर करे हैं। हमें ये बात अच्छे से पता है कि कोई भी प्रोटेस्ट नेचुरल नहीं होता है। बहुत कम प्रोटेस्ट होते हैं कि लोग अपने आप ही बाहर आ जाएं। ये सारा प्रोग्राम्ड होता है, ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, पहले से समय निर्धारित करा जाता है, परमिशंस ली जाती हैं। तो सारी जब सोशल मीडिया बंद है तो इतने सारे लोग एक जगह कैसे पहुंच गए? नहीं सोनल, सारे नहीं बंद हुए हैं। यहाँ भाइबर चलता है, टेलीग्राम चलता है, कुछ दिन पहले तक रेडिट चलता था, डिस्कॉर्ड चलता था। तो ये अगर आप चाहें तो वो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म रुकावट नहीं बनेगी। ये क्योंकि यहाँ बैन होना एक बात, उससे पहले 2-3 चीज मैं आपको कहूंगा। आफ्टर कोविड नेपाल में रिसेशन चल रही है, नंबर 1। उसमें युवा पुस्ता में नाराजगी है। दूसरी, यहाँ का करप्शन, हर साल वो इंडेक्स देखेंगे तो नीचे ही गिरता जा रहा है। तीसरी, नेपोटिज्म, यहाँ जो नातावाद, कृपावाद बोलते हैं हम हिंदी में, नेपाली में, वो। चौथी, जो पॉलिटिकल लीडर या गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट के अधिकारी का बयानबाजी, जो युवाओं को लेके। इस दरमियान छोटे बड़े आंदोलन, छोटे बड़े प्रदर्शन तो होती रहती है, ये देश में होता है, क्योंकि सोसाइटी में होता है। अगर तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये किसने ऑर्गेनाइज कराए हैं? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं। एक ही चीज है, जेएनजी। उसमें कोई भी फेसबुक में नाम डाल देता है, कोई भी एक पेपर में नाम डाल देता है, उसको लेके हम बयां तो नहीं कर सकते। लेकिन इसका कोई अभी तक कोई लीडर भी नहीं, अभी तक कोई इसका बाहर आए भी नहीं, कोई जिम्मा ले उसका, कोई भी नहीं। इसको अभी तक हम स्वतः स्फूर्त बोल सकते हैं, बस। लेकिन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं करा है? नहीं।
नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। एक मूवमेंट, एक फेसबुक के जरिए एक मूवमेंट चला था, उसी में जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, इस हिसाब से जुड़ते गए कि हर का प्रॉब्लम और हर का अनुभूति एक ही था, नाराजगी। और गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन, सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन, वो जवाब तो मांगेगी ना, चाहे सड़क से हो, चाहे क्लासरूम से हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, जहां अपना मन चाहे, जहां सहज हो, जवाब खोजने के, ढूंढने के जी, लिए मैं समझ जवाब गई। तो दामला मांगेंगे जी ही। हमारे साथ बने रहिएगा। पंकज दास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेपाल से। पंकज, मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इज ओके। इट दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट एंटिसिपेट दिस? बिकॉज this kind of protest looks like it's gone out of the hands. अब आ रही क्या? The numbers are very, very overwhelming. I'm trying to understand, did the government not anticipate this at all? All right, let me fix that line with Pankaj. We also have with us Suhana joining us. Suhana is an eyewitness and was at the protest a little while ago. Suhana, I hope you can hear my voice. Tell me a Yes, little bit yes, I about can. where exactly you were and what happened there. Tell me the sequence of events first. So usually we got the protest started at 9 a.m. People had started already coming down by 10:30, 11. There was a good number of people, of youths, and I would not say it was only Gen Z. This whole conversation about Gen Z. It was I a agree with big. you. I agree with you. Yeah, there were a lot of people, all age group. I myself am not a Gen Z. I'm 28, and there are a lot of friends of my age who were there, and all of us showed solidarity very peacefully. But what was very shocking for all of us to also understand is there's a hotel Everest where you have a barricade during such protests. There's always a barricade given by the government of Nepal during such protests, and that was not in place. So it was almost as though they were inviting us into the Rashtra Bhavan itself. And what I can tell you very honestly is there were people who were literally sitting down, peacefully protesting, talking. There was music playing. No one was violent in any way. So this has to be very So clarified, Anna, I hold on, think. hold on. And When you yes, say yes. when you say no one was violent, it's the opposite of what the pictures are telling Exactly, us. exactly, It's the opposite of exactly. what So the that is pictures are what has telling us. been. So what exactly happened there? It was a very peaceful, it started off as a very peaceful protest. And like I told you, given the fact that there was no barricade, these are young kids also who are part of the movement, and everyone was there, young, old, millennials, whatever names you want to call it, boomers even, I would say, at that point. And at no point were there any political agendas that were being pushed. We were simply there to show solidarity against corruption, and the reason, how we are all paying such high amount of taxes, but none of that is being reflected into our country's policies. We understand the fact that it is an old country and our policies are new, but I myself am a youth who left a high paying job from another country to come back and serve and do what I can to my extent. And there are so many such people over here, and to see the fact that we are not been given that room to grow and help grow an economy in certain ways, that was what frustrating So Anna, frustrating and just honestly pause, what I can tell you just is pause for a minute and help me understand this, because you're saying a lot of yes, things. yes. The narrative so Sorry, far sorry, I is that it's a Gen Z protest. You are saying that it's not. People from across ages are there. I Exactly, take that is that. how The it has visuals been are also portrayed. saying it. My question It is, is what exactly are you guys protesting? Because what I'm hearing from you goes beyond the social media bans. Exactly, we are protesting against the corruption, and how none of the government, the janta, the citizens' money is being usefully, put to policies and bettering the country. None of it reflects in our governance. So we are protesting against the poor governance of the youth, and they are complaining about us leaving the country. But you need to create sustainable environment and an ecosystem where they would want to stay back Got and it. thrive.